वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये इस रात के इस पहर में मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहा हूं। मौलाना आजाद कॉलेज का ये कैंपस डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की मौजूदगी और तमाम शौरा जो यहां मौजूद हैं और उनके साथ आप सबकी मोहब्बतें, तो यकीन जानिए ये रात किसी खूबसूरत सुबह से कम नहीं है, इसलिए मैंने कहा गुड मॉर्निंग। आज का ये मुशायरा जो अजीज अहमद कादरी साहब ने, डॉक्टर साहब ने जो इसकी थीम रखी है, हुब्बुल वतनी और कौमी यकजहती, मेरी जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ये थीम की वजह क्या है। उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क में जिस तरह से कम्युनल हार्मनी, आपसी भाईचारा जो धीरे धीरे कम होता गया, तो लोगों में मेंटल स्ट्रेस बढ़ता गया, और अगर इसका इलाज करना है तो हमें वो भाईचारा फिर लेकर आना पड़ेगा, वो हुब्बुल वतनी फिर लेके आनी पड़ेगी जो है, और वो आपसी मेल जोल भाईचारा फिर से कायम करना पड़ेगा, वो कम्युनल हार्मनी फिर से कायम करनी पड़ेगी। मुझे शेर याद आता है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। दोस्तों, डॉक्टर कादरी साहब इस थीम को लेकर, इस पैगाम को लेकर और भी कोई प्रोग्राम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इंतखाब किया मुशायरे का। इन्होंने इंतखाब किया उन लोगों का जो हक बयानी में कभी नहीं डरते, अपनी बात हमेशा रखते हैं, सच का साथ देते हैं, सच के पैरोकार होते हैं। एक शायर अपनी बात कहने में कभी नहीं डरता। यही वजह है कि जब कराची में मुनव्वर आना साहब शेर पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। वही शायर जब डॉक्टर राहत इंदौरी होते हैं तो शेर होता है, इस्लामाबाद में खड़े होकर शेर पढ़ते हैं, वो अब पानी को तरसेंगे जो गंगा छोड़ आए हैं, वो अब पानी को तरसेंगे जो गंगा छोड़ आए हैं, नए झंडे की चाहत में तिरंगा छोड़ आए हैं। शायर जब शाहिद अंजुम होता है, हमारे बीच में वो है, तो दिल्ली में पाकिस्तान के एम्बेसडर सामने बैठे होते हैं और वो उनको नजर करके शेर कहते हैं कि जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे गांव के सारे लोग असर में रहते थे, जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे गांव के सारे लोग असर में रहते थे, अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं, अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। ये हमारा मुल्क और ये हमारे शोरा हजरात जो हक बयानी में कभी पीछे नहीं हटते, कभी नहीं डरते। यही शायर जब फैज अहमद फैज होता है तो आवाज आती है कि हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अजल में लिखा है, हम देखेंगे। जब जुल्म सितम के कोहेगरा रूई बनकर उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, हम महकूमों के पांव तले ये धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर ये बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद हरम मसनद पर बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है, हाजिर भी, जो मंजर भी है, नाजिर भी। उठेगा अनल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। दोस्तों, ये हमारे शायरों की स्पिरिट है, ये हमारे मुल्क की स्पिरिट है। आइए मैं ज्यादा बात ना करते हुए इस मुशायरे को आगे बढ़ाता हूं, और सबसे पहले
उस शायर को आवाज देता हूं जो कहता है, ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा, बतौर खास इस गुजारिश के साथ कि वो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहें। आइए मैं आवाज देता हूं शरफ नानपारवी साहब को, और आप लोगों से गुजारिश के एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें शरफ नानपारवी साहब का। मुझे शेर याद आ रहा है इसी बात पे, शेर है कि खुदा है लोग अजाबो सवाब देखते हैं, खुदा है लोग अजाबो सवाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं, सो हम तो रोज ही रोजे हिसाब देखते हैं, कुचल कुचल के ना फुटपाथ को चलो इतना, यहां पर रात को मजदूर ख्वाब देखते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश के जरा सा आप लोग मुशायरे का मजा, आपके लिए ये मुशायरा सजाया गया है, जितना आप लोग मजा लेंगे उतना आप लोगों को मजा आएगा। और यहां जो शायर हैं यकीन जानिए वो अपना दर्द निकाल के आपके सामने रख देंगे, अपना दिल निकाल के आपके सामने रख देंगे। आइए मुशायरे को आगे लेके चलते हैं। इस मोहल्ले से बहुत आवाजें आ रही हैं, धूल के गुबार भी बहुत उठ रहे हैं जैसा शरफ भाई ने कहा, लेकिन मुशायरे को जिंदगी भी यही कोना जो है, यही मोहल्ला जो है वो बख्श रहा है। इनके धड़कते दिलों की कद्र करते हुए मुझे शेर याद आता है, मुझे शेर याद आता है कि जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी, जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी, बस में कोई नमकीन सवारी तो नहीं है। जख्मों को खुला रखने की आदत है हमारी, बस में कोई नमकीन सवारी तो नहीं। दूसरा शेर सुनिएगा फिर बता दीजिएगा। बस में कोई नमकीन सवारी तो नहीं है, नायाब कोई चीज गुजरती है तो हम लोग ये सोचने लगते हैं हमारी तो नहीं है। आइए दोस्तों माहौल को थोड़ा सा तब्दील करते हैं और आप लोगों से गुजारिश कि एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। दिल्ली से हमारे बीच मौजूद है मोहतरमा मुमताज नसीम साहिबा, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आए और अपने कलाम से नवाजे। अभी वैसा मजा नहीं आया, एक बार और। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये लोग अपनी तरह से दाद दे रहे हैं, आप लोग अपनी तरह से दाद दे रहे हैं। एक चचा पे मेरी नजर पड़ी थी, अभी वो इधर उधर हो गए। वो जिस तरह से जब मुमताज नसीम साहिबा पढ़ रही थी मैं उनको देख रहा था, तो उनकी जो नजरें थी जिस तरह से वो देख रहे थे, मुझे शेर याद आ रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था वो कहना चाह रहे हों कि शहर से दूर निकलने का सबब होना था, शहर से दूर निकलने का सबब होना था, एक अंगारा मेरे हाथ पे अब होना था। शहर से दूर, इसके बाद वाले पे, इसके बाद वाले, शहर से दूर निकलने का सबब होना था, एक अंगारा मेरे हाथ पे अब होना था। अब कहां मुझ में दरख्तों से उलझने का जुनू, ऐसा जंगल तो मेरे सामने जब होना था। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर से सुनाऊं ये शेर। देखिए ये इंतखाब है, ये मेरे शेर नहीं है। आइए दोस्तों मुझे और कुछ शेर याद आते हैं कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ तुम हो। जरा सी खामोशी इख्तियार कीजिएगा। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ तुम हो, जाने किसने किसे खराब किया। एक तरफ मैं हूं, एक तरफ तुम हो, जाने किसने किसे खराब किया। थी एक शख्स की तलाश मुझे, मैंने खुद का ही इंतखाब किया। तो आइए मैं कुछ शेर हाजिर कर देता हूं यहां से। जी सबके मूड का पढ़ूंगा। देखिए शुरुआत में यहां से करता हूं, अर्ज करता हूं कि वो हैं हमारे सामने तनकर खड़े हुए, वो हैं हमारे सामने तनकर खड़े हुए, जो कि हमारी गोद में पलकर बड़े हुए। वो हैं हमारे सामने तनकर खड़े हुए, वो हैं हमारे सामने तनकर खड़े हुए, जो कि हमारी गोद में पलकर बड़े हुए। मुद्दत हुई है उनको भी चखे हुए शिकस्त, एक उम्र हो गई है हमें भी लड़े हुए। मुद्दत हुई है उनको भी चखे हुए शिकस्त, एक उम्र हो गई है हमें भी लड़े हुए। बहुत शुक्रिया। देखिए वो जो उधर से इशारे कर रहे थे वो अकेले कह रहे हैं कि बहुत अच्छा। एक बार आप लोग भी कहें तो और शेर सुनाता हूं। ये मतलब बतौर खास देखिएगा। अर्ज करता हूं कि आपकी खिफ्फत की कोई तो निशानी चाहिए, आपकी खिफ्फत की कोई तो निशानी चाहिए। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए।
मैं जब आप कहूं वो कहूं तो आप लोग पहुंच जाएंगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं। आपकी खिफ्फत की कोई तो निशानी चाहिए। डूब मरने के लिए चुल्लू में पानी चाहिए। आप सच्चे हैं, आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? आप सच्चे हैं तो फिर झूठी कहानी किस लिए? जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। डॉक्टर कादिर साहब को शरीक कर रहा हूं शेर में। जैसा हो किरदार वैसी ही कहानी चाहिए। दुश्मनी करके मुसलसल आग से खेले हैं हम। दुश्मनी करके मुसलसल आग से खेले हैं हम। मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। दुश्मनी करके मुसलसल आग में से खेले हैं हम। मशवरा है अब मोहब्बत आजमानी चाहिए। हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। ये जितने लोग यहां से जबरदस्त दाद दे रहे हैं ना, ये सब ऐसे ही बोल के आए थे कि हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। दोस्तों, हंसना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहुत ज्यादा हंसना जो है ना, वो भी इंसान को मुर्दार कर देता है। इसलिए संजीदगी भी इख्तियार करनी चाहिए। मैं शेर पढ़ने जा रहा हूं, समात कीजिएगा। हम पलट आएंगे बस शाम से पहले पहले। सबने सोचा था ये अंजाम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है, मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर, वक्त मरहम की तरह काम तो करता है मगर क्या जलन होती है आराम से पहले पहले। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें। हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पता रात को हम कौन से आलम में रहें। हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। हमको मिल जाया करो शाम से पहले पहले। एक मतलब कुछ शेर और हाजिर करता हूं, देखिएगा मतलब। जी मतलब देखिएगा कि दिखावे की अदावत हो रही है। दिखावे की अदावत हो रही है। दिखावे की अदावत हो रही है, हकीकत में मोहब्बत हो रही है। दिखावे की अदावत हो रही है, हकीकत में मोहब्बत हो रही है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनके कदमों में शेर रखता हूं। दिखावे की अदावत हो रही है, हकीकत में मोहब्बत हो रही है। तेरी तारीफ करना चाहता हूं मगर लफ्जों की किल्लत हो रही है। तेरी तारीफ करना चाहता हूं मगर लफ्जों की किल्लत हो रही है। यहां बहुत सारे तलबा भी हैं, ये शेर बतौर खास सुनिएगा और बहुत संजीदगी के साथ सुनिएगा। तेरी तारीफ करना चाहता हूं मगर लफ्जों की किल्लत हो रही है। हमारे पाप धोए जा रहे हैं। हमारे पाप धोए जा रहे हैं। सुना है खूब ग़ीबत हो रही है। हमारे पाप धोए जा रहे हैं। हमारे पाप धोए जा रहे हैं। सुना है खूब ग़ीबत हो रही है। चलिए आखिर में तरन्नुम से कुछ सुना देता हूं, अगर आप लोग इजाजत दें तो। एक दो कतात में तरन्नुम से पेश करता हूं, समात कीजिएगा। कल जो लोग थे महफिल में 10-20 लोग थे, उन लोगों ने तहत में बहुत सारे शेर सुने थे, तो वो तरन्नुम में भी सुन लें और आप सब लोगों की नजर करता हूं। ये बहुत बेकरार होता है। कोई बात नहीं है यार, दिल पे कब इख्तियार होता है। नींद आंखों से रूठ जाती है जब तेरा इंतजार होता है। नींद आंखों से रूठ
जाती है जब तेरा इंतजार होता है। दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अक्सर आपने मुशायरों में, कवि सम्मेलन में ज्यादा ये बात सुनी होगी कि जितने नौजवान हैं और भूतपूर्व नौजवान हैं, मेरा ऐसा मानना है कि मुशायरा पढ़ने और सुनने जितने लोग आते हैं सब नौजवान होते हैं। अब ये देखिए साहब, ये इसको किसने बेड़ियों में कैद कर रखा है, आजादी आजादी कर रहा है ये वहां से। ये 1947 से तो नहीं आया है यहां पे। मैं 4 मिसरे पेश करता हूं, समाज में। दिल में कोई खुशी नहीं होती, रोशनी रोशनी नहीं होती, तुम ना होते जो हम सफर मेरे, जिंदगी जिंदगी नहीं होती। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं वैसे मुझे पढ़ना नहीं था, बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं, जिस शायर को मुझे पढ़ाना था वो अभी तक पहुंचे ही नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं अब आगे चलता हूं। देखिए, एक शायर हमारे बीच मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि इस वक्त उनको बुलाऊं और एक बार आप लोगों से गुजारिश कि एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हैं तो मैदान में पढ़ो। तुम पढ़ चुके हो बैठ के घोड़ों की पीठ पर, साहिल चला गया है तो तूफान में पढ़ो। तुम पढ़ चुके हो बैठ के घोड़ों की पीठ पर, साहिल चला गया है तो तूफान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये शेर मैंने जिस शायर को बुलाने से पहले पढ़े हैं, यकीन जानिए उसकी शायरी में वो आपको जज्बा मिलेगा। मैं इस वक्त जिस शायर को आपके सामने, आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं, ऐसी जज्बाती और ऐसी शायरी वो यहां से पढ़ेंगे। मेरी मुराद है भोपाल से हमारे बीच तशरीफ लाए एक जबरदस्त शायर जनाब विजय तिवारी साहब से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। एक बार आप लोगों से गुजारिश, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने महबूब शायर का, विजय तिवारी साहब। समा बांधा है और मुझे लगता है तकरीबन हर मोहल्ला जो है वो बेदार हो चुका है। सभी लोग जो हैं वो मजा ले रहे हैं मुशायरे का और धीरे धीरे रंग चढ़ता जाएगा। शायरी ही वो है। दोस्तों, विजय तिवारी साहब पढ़ रहे थे और उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जिक्र किया। मुझे वाकया याद आया 1947 में जिस तरह दुनिया के और जो मुल्क थे वो मजहब के नाम पर बांटे गए, बनाए गए, उसी तरह इस मुल्क के भी बंटवारा करने की कोशिश की गई। और सच यह है कि इस मुल्क को भी मजहब के नाम पर ही बांटा गया था। लेकिन जब यहां से लोग हिजरत कर रहे थे पड़ोसी मुल्क की तरफ, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े होकर आवाज देते हैं कि कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, रुको, अपना मुल्क छोड़कर कहां जा रहे हो। तुम ये जामा मस्जिद छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुम ये कुतुब मीनार छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम ये ताजमहल छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम ये जमुना छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम ये गंगा छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम अपने राम को छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम कैसे उस भोला बच्चे को छोड़कर जा सकते हो जो तुम्हारे बच्चों के साथ कंचे खेलता है, तुम कैसे अपनी उस राधा बहन को छोड़कर जा सकते हो जो तुम्हारी बहनों के साथ रोटियां बेलती है। रुक जाओ, रुक जाओ, अल्लाह के वास्ते रुक जाओ। और हम सब यहां रुक गए और नफरतों की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर जो मुल्क बनाए गए थे हमने उसे नकार दिया। हमने कौमी यकजहती की बुनियाद पर इस मुल्क को बनाया और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। इस मुल्क की जो रूह है वो सेक्युलर है, इसका जो सोल है वो सेक्युलर है। इस पे किसी भी रंग के कपड़े पहना दो, ये मुल्क वो कपड़े उतार कर फेंक देता है। ये सिर्फ सफेद कपड़े पहचानता है जो अमन का पैगाम देता है। दोस्तों, विजय तिवारी साहब
इस बात का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि इस मुल्क में मोहब्बतें आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा मुल्क है जहां सब लोग इस तरह मिलजुल कर रहते हैं कि पता ही नहीं पड़ता है। इंशाल्लाह वो दिन फिर आएगा, हम फिर मिलजुल कर रहेंगे और इस मुल्क को और आगे लेकर जाएंगे। मुजफ्फर हनफी साहब का शेर याद आता है, मैं उसको रोकता कैसे, मैं उससे पूछता भी क्या। मैं उसको रोकता कैसे, मैं उससे पूछता भी क्या कि उसकी गोद से दो नन्हे नन्हे हाथ बाहर थे, कि उसकी गोद से तो नन्हे नन्हे हाथ बाहर थे। ये मुजफ्फर हनफी साहब का अंदाज है। आज का शायर भी इस तरह के शेर कहता है, लेकिन वो अपने अंदाज में कहता है। और खास तौर पे जब वो शायर तनवीर गाजी हो तो शेर ऐसा होता है कि मेरे कदम भी रुक गए सिंदूर देखकर, उसने भी अपनी कार का शीशा चढ़ा लिया। आइए दोस्तों, इस्तकबाल करते हैं तनवीर गाजी साहब का। आप सब लोगों से गुजारिश, एक बार औरंगाबाद की स्टाइल में जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए हमारे मेहमान शायर तनवीर गाजी साहब का, जो मुंबई से तशरीफ लाए हैं। फिल्मों में गीत भी लिखते हैं, फिल्म फेयर और कई सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हुए हैं, इनके कई सुपरहिट गाने भी हैं तनवीर गाजी। और अल्लाह का शुक्र है कि तमाम मोहल्ले जो हैं वो सब शायरी सुनने के मूड में आ गए। खास तौर से ये मेरे छोटे भाई जो यहाँ बैठे हैं, ये लोग भी शायरी सुन रहे हैं और उसकी लज्जत का मजा ले रहे हैं। अगर ये इस तरह से नहीं होते तो मुझे वो शेर याद आते कि महीनों बाद दफ्तर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं, हम एक सदमे से बाहर आ रहे हैं, तेरी बाहों से दिल उकता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं, तेरी बाहों से दिल उकता गया है, अब इस झूले में चक्कर आ रहे हैं, कहां सोया है चौकीदार मेरा, ये कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस मुशायरे को एक नई जिंदगी अता की है। आइए यहां से मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। हमारी फहरिस्त में और यहां जो शायर हैं उन्हें भी हमें सुनना है। इस वक्त मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूं, मैंने उनके साथ 2-3 बार इत्तेफाक हुआ मुशायरा पढ़ने का, और इत्तेफाक से निजामत मेरी नहीं थी, कोई और कर रहे थे। जब भी उनका जिक्र हुआ और उनको नाज़िम मुशायरा ने पेश किया तो हमेशा बात जहां से नहीं करना चाहिए थी वहां से की, असल बात सुनने को नहीं मिली। आज मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारे बीच यहां पे कैसर खालिद साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक अररिया बिहार से है, जो एक बेपनाह फनकार हैं, बहुत अच्छे शेर कहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है तो कि वो अपने मयार से शेर कहते हैं। ये अलग बात है कि उनका जो प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन वो आईजी हैं मुंबई शहर के, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। लेकिन इस वक्त एक शायर जो धड़कता हुआ दिल लेकर आपके बीच हाजिर हुआ है। आइए मैं आवाज देता हूं जनाब खालिद कैसर साहब को कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। जोरदार इस्तकबाल कीजिए भाई। देखिए, जिसने ताली नहीं बजाई उसे पुलिस पकड़ लेगी फिर। शुक्रिया, मेहरबानी। शायरी को और आगे लेके चलते हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, बहुत पुराना वाकया है। दिल्ली में एक प्रोग्राम चल रहा था, उस वक्त के हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री जनाब पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब भी वहां मौजूद थे। प्रोग्राम जब खत्म हुआ, इम्तियाज भाई, जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सब लोग मंच से नीचे उतर रहे थे। अचानक ये हुआ कि पंडित जी का पैर जरा सा फिसला और उनके ठीक पीछे रामधारी सिंह दिनकर साहब मौजूद थे और उन्होंने पंडित जी को संभाल लिया। पंडित जी ने कहा कि अच्छा हुआ आज आप थे, वरना मैं गिर पड़ता। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए ये इतिहास गवाह रहेगा कि जब जब सियासत के पैर डगमगाएंगे उसे साहित्य संभालेगा, और ये साहित्य वाकई आज तक संभाले हुए। जब जब सियासत के पैर डगमगाते हैं, साहित्य आगे बढ़कर उसको संभाल लेता है। मुझे शेर याद आते हैं कि खुद अपने आप पे तोहमत लगानी पड़ रही है, खुद अपने आप पर तोहमत लगानी पड़ रही है, वफादारी में अब गर्दन कटानी पड़ रही है। खुद अपने आप पर तोहमत लगानी पड़ रही है, वफादारी में अब गर्दन कटानी पड़ रही है। जिदों में हो गया ये मुल्क तो तकसीम, लेकिन हमारी नस्ल को कीमत चुकानी पड़ रही है। ये शेर पढ़कर मैं जिस तरह का माहौल बनाना चाहता हूं, मैं जिस शायर नहीं जिस शायरा के हुजूर चलना चाहता हूं, एक अलग आवाज, एक अलग पहचान, एक अलग शायरी, और उनके कई सारे लाखों करोड़ों फैन हैं, और मुझे लगता है आप में से भी कई लोग उनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मेरी मुराद है मुंबई से भी हमारे बीच तशरीफ लाई मोहतरमा लता हया साहिबा से कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। आप सबसे गुजारिश, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें
बहुत बहुत शुक्रिया। मंगाते हैं, कई मरतबा कहते हैं भाई हिंदुस्तान कैसा है मुझे बताओ जरा भेजो। आज मैं यहाँ बैठा हुआ था और इम्तियाज जलील साहब को और आपको साथ में बैठा हुआ देखा, मैंने आप दोनों की एक तस्वीर खींची और उनको भेजी कि ये देखिए ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ऐसा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ लाए, हम लोग तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और एक वाकया और याद आ रहा है दोस्तों, मैं इंदौर से हूं, हम जिस जगह रहते हैं वहां एक मौलाना शकूर रहा करते थे। मौलाना शकूर, उनका मकान था और उनके मकान के बाहर जो ओटला होता है वहां पे मोहल्ले के बहुत सारे बच्चे जो है खेला करते थे और वो मौलाना अक्सर उन पर गुस्सा किया करते थे। कई मरतबा तो ये होता था कि रात में 2-2 बजे तक बच्चे वहां से हट नहीं रहे, शोर शराबा कर रहे हैं, तो मौलाना डंडे से पीट पीट कर उनको भगाया करते थे। मौलाना का इंतकाल हो गया, बच्चों ने जो है वो मकान गिरवी रख के कुछ कर्ज वर्ज लिया, धंधा शुरू किया, लेकिन उनका जो धंधा जम नहीं पाया और वो मकान जो है वो बैंक ने सीज कर लिया। जिस वक्त उनको उस मकान से बैंक वालों ने निकाला, सीज करा, वो दूसरी जगह जाकर रहने लगे। एक दिन वो शकूर मौलाना की जो बेवा थी उनके सामने एक लड़का आके खड़ा हुआ, अधेड़ उम्र का लड़का भी नहीं बल्कि एक शख्स अधेड़ उम्र का, 50 साल का उसकी उम्र थी, और आकर उसने उनके हाथ में एक चाबी रखी। वो गौर से उसको देखने लगी और पूछा कि तुम कौन? तो कहने लगे चाची आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं शर्मा जी का लड़का हूं जिसको आपके शोहर डंडे मार मार कर अपने ओटले से भगाया करते थे, मैं वही हूं। जब मुझे पता चला कि आपका मकान बैंक ने सीज कर लिया है तो मैंने जाकर बैंक के ऑक्शन में ये मकान खरीदा और चाबी आपको देने आया हूं। मैं सिर्फ अपनी मां की गोद में नहीं खेला हूं, ये ओटला भी मेरे लिए मां की गोद थी। शकूर साहब का डंडा जो है वो भी मेरे बाप की मार की तरह था। ये हमारा हिंदुस्तान है, ये इसकी स्पिरिट है और इंशाल्लाह ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान का जिक्र निकला था तो मुझे एक वाकया और याद आया, छोटा सा है। एक शायर है हमारे दोस्त, उनको पाकिस्तान से एक मुशायरे के लिए न्योता आया। क्या मालूम वो अपने मिजाज के अनूठे शायर हैं, तो वो उस वक्त खत खिताबत का दौर था। खत आया उनके पास कि आप फलां तारीख को पाकिस्तान आइए मुशायरा पढ़ने के लिए, आप इसी कागज पे पीछे मंजूरी दे दीजिए। तो उन्होंने एक शेर लिखकर पहुंचाया जवाब में। वो शेर ये था कि मैं तेरे वास्ते दिल्ली तो छोड़ दूं लेकिन, मैं तेरे वास्ते दिल्ली तो छोड़ दूं लेकिन मुहाजिरों की कराची में आबरू क्या है। दोस्तों वो शायर, उसका नाम है शाहिद अंजुम, और वो जब इस तरह के शेर कहता है तो इस तरह के भी कहता है कि हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं, हम उस मौसम में भी देखो तुम्हारे साथ रहते हैं कि जिस मौसम में पेड़ों को परिंदे छोड़ देते हैं। आइए आवाज देते हैं उस संजीदा आवाज को जिसको दुनिया अदब शाहिद अंजुम के नाम से जानती है। आप सब लोगों से गुजारिश कि एक बार इस्तकबाल करें अपने महबूब शायर का। तो शाहिद अंजुम साहब ने अपने जज्बात का इजहार किया। मैंने जब ये मुशायरा शुरू किया, जिस वक्त इसका आगाज हुआ, उसी वक्त मैंने आपको एक बात बताई थी कि शायर वो शय है जो अपनी बात कहने में कभी नहीं डरता, ना हिचकिचाता है। शाहिद अंजुम साहब ने इस बात का सबूत दिया यहाँ पर और अपने जज्बात का इजहार किया। हमारी फहरिस्त में वो कीमती नाम मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना जाता है। जिस वक्त शाहिद अंजुम साहब अपना कलाम पढ़ रहे थे, मैं पसुपेश में था कि राहत साहब से पहले 2 नाम मेरे पास हैं, मैं किसको आवाज़ दूं। उसी वक्त मेरे जहन में आया कि मुशायरों की चमक धड़क के साथ एक सादगी मुशायरों में पिछले कई सालों से मौजूद है। एक अलग लहजा, एक वो मखमली आवाज जो आहिस्तगी से बात करती है, जो आहिस्तगी के साथ भी वो बातें कर जाती है जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। आइए उस शायर को आवाज देते हैं, उन्हीं के उस शेर के साथ कि मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। आइए जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब इकबाल अशर साहब का। ये मेरे ख्याल से 25-30 साल पुरानी ये नज्म, लेकिन जब जब इस नज्म को सुनते हैं ऐसा लगता है बिल्कुल नहीं। वो एवरग्रीन नज्म इकबाल अशर साहब के यहाँ है।
इकबाल अशर साहब ने एक शेर और पढ़ा कि उभरा हर एक बार नया फूल बन के मैं, मिट्टी में जितनी बार मिलाया गया मुझे एक और वाकया याद आया, छोटा सा वाकया है कि एक साहब ने मुझसे पूछा कि तुम लोग हर बार जमीन की बात क्यों करते हो, मुल्क को जमीन क्यों कहते हो, जमीन जमीन जमीन, इसकी सिफत ही बयान करते हो, हमारा मुल्क, हमारी जमीन। तो मैंने उनको कहा कि पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी जरखेज सरजमीन है ये कि जिस जमीन पर, जिसकी मिट्टी में जब पानी गिरता है तो ये फसलें उगलती है, और जब खून गिरता है तो इनकलाब पैदा करती है। ये वो सरजमीन है। लेकिन जिस तरह से मुझे लगता है जो कॉन्सेप्ट हमारे कादरी साहब, डॉक्टर कादरी साहब जो लेकर आए थे, हुब्बुल वतनी और आपसी मेल जोल मोहब्बत का, वो सभी शायरों ने उसका पैगाम यहाँ से पहुँचाया, और जो हमारी कोशिशें हैं वो इंशाल्लाह रंग लाएंगी। आइए यहाँ से हम आगे चलते हैं, और मैं बहुत सारी बातें भी उनके बारे में कर सकता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर भी कर सकता हूँ, लेकिन यकीन जानिए एक ऐसी आवाज़ जो पूरी दुनिया में बहुत दूर तक से सुनाई देती है। मैं सिर्फ एक शेर पढ़ के उनको बुलाना चाहूँगा, और उस एक शेर में उनकी पूरी वजाहत हो जाएगी। वो शेर ये है कि तेरी आवाज़ है या नगमाए नूर, तेरी आवाज़ है या नगमाए नूर, रोशनी सी गले से निकले है। आइए आवाज़ देते हैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को कि वो आए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल कीजिए दोस्तों। बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा। दोस्तों मैं सलाम पेश करता हूं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को इस खूबसूरत कलाम के लिए, और उसके साथ साथ मैं सलाम पेश करना चाहता हूं अपनी उन बहनों को। ऐसा औरंगाबाद में ही हो सकता है कि पूरी रात बैठकर हमारी बहनें यहां मुशायरा सुने। सलाम करता हूं आप लोगों को। और हमारे बड़े भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब, इम्तियाज भाई, कई मुशायरे हम लोग पढ़ते हैं। पार्षद लेवल के जो नेता होते हैं ना, पार्षद लेवल के, पार्षद भी नहीं, वो 10 मिनट अपना इस्तकबाल करके चले जाते हैं करवा के। मैं सलाम आपको भी पेश करता हूं कि आप भी यहां पूरी रात बैठकर मुशायरा सुन रहा है। जिंदाबाद। और जितने भी हमारे यहां नेतागण बैठे हैं सबको सलाम पेश करता हूं। दोस्तों जब सीपी साहब भी बैठे हैं खुसूसी तौर पर, मैं नाम स्लिप हो रहा था जहन से सिर्फ। दोस्तों जिस तरह, जरा सी खामोशी इख्तियार करें, जरा सी, जिस तरह तारीख को 2 हवालों में बांटा गया। जब तारीख लिखी जाती है तो लिखा जाता है बीसी और एडी, यानी क्राइस्ट के पहले और क्राइस्ट के बाद। यकीन जानिए जिस वक्त और जब मुशायरों की तारीख लिखी जाएगी तो उसको भी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, राहत के पहले और राहत के बाद। मुशायरे को यह उरूज बख्शा है जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने। मुझे एक वाकया और याद आ रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों चेन्नई के पास एक गांव में गया था, मैं अपने किसी जाती काम से गया हुआ था। वहां पर मुझे रोटी खाने को नहीं मिली, वहां चावल चलते हैं। मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ के जब बाहर निकला, एक साहब से मैंने पूछा, वहां के ऐसे लोग जिनको हिंदी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, या तो वो लोग जो है वो तमिल बोलते हैं या वो लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं। मैंने उनसे पूछा कि साहब यहाँ रोटी कहीं मिलेगी खाने को? तो उन्होंने मुझे एड्रेस भी बताया और मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हो। मैंने उनसे कहा साहब मैं मध्य प्रदेश MP। कहने लगे वो क्या होता है? मध्य प्रदेश का वो पूछ रहे थे वो क्या होता है। मैंने कहा मध्य प्रदेश एक स्टेट है, उसके पास उसकी राजधानी है भोपाल, भोपाल से नजदीक एक शहर है इंदौर। कहने लगा सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो राहत इंदौरी के इंदौर शहर से आए हो। ये वो शख्सियत, पूरी दुनिया में अगर इंदौर को जाना पहचाना जाता है तो सिर्फ एक हवाले से, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी के हवाले से। आइए उन्हें आवाज देते हैं कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमीन पर रख दो, उसकी तस्वीर इसी तरह मुकम्मल होगी, जाओ सूरज को उठा लाओ जबी पर रख दो। एक साथ सब लोग खड़े होकर इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का। जरा सा ऊंचा कर दीजिए, बस ठीक, बस ठीक हो।